बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे वेरियस कॉजेज ऑफ एडिसन्स डिजीज, जिसके अंदर हमने बोथ एंडोक्राइन रिलेटेड एंड नॉन एंडोक्राइन रिलेटेड कॉज को डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है जी, सो फर्दर हम पैथोजेनेसिस के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर है 242। अच्छा, अब होता यह है कि जनरली स्पीकिंग कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, बोथ ऑफ दीज डेफिशिएंसीज कैन अकर ग्रेजुअली, और जब ऑब्वियसली ग्रेजुअली होती हैं तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर जो एडिसन्स डिजीज है इट कैन गो अननोटिस्ड। ठीक है, और जब डिजीज अननोटिस्ड होगी तो इसका मतलब है उसका अनट्रीटेड रहेगी वो उतने ही अरसे तक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये है कि स्ट्रेस कैन आल्सो प्रेसिपिटेट एडिनोसोनियन क्राइसिस। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज एन एडिनोसोनियन क्राइसिस। बेसिकली एडिनोसोनियन क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर, एक्सट्रीमली लो ब्लड शुगर लेवल्स एंड हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम हो जाते हैं ब्लड के अंदर। इसके अंदर इमीडिएटली हमें मेडिकल केयर चाहिए। ठीक है, अच्छा, सो मैं कह था कि स्ट्रेस कैन प्रेसिपिटेट एडिनोसोनियन क्राइसिस, और स्ट्रेस जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात नहीं है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी डेफिनेटली कर सकता है इसको प्रेसिपिटेट, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी है या कोई ट्रॉमा है या कोई शॉक है सडनली बॉडी को मिला, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और स्ट्रेस में खास तौर पे जो कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी है वो एब्सोल्युटली डिक्रीज हो सकती है, और जब कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है तो इट कैन लीड टू सर्कुलेटरी कोलैप्स। फिर उसके अंदर शॉक हो सकता है, ऑर्गन हाइपो परफ्यूजन हो सकती है, और इवेंचुअली उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो हाइपोपरफ्यूजन किसी भी ऑर्गन की क्या होती है? बेसिकली जब हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन की और वाइटल न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी जो है वो इनएडिक्वेट मिलती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जनाब ये हाइपो परफ्यूजन हो गया है, और एज रिजल्ट ऑफ दैट फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की उस ऑर्गन सिस्टम की फेलियर या उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सर्कुलेटरी कोलैप्स या सर्कुलेटरी फेलियर क्या होता है कि जनाब जब हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इस हद तक कम हो जाता है कि अगर वो वही डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर कंटिन्यू करे तो फिर हमारे जो उस ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में फटीग, वेट लॉस, मसल वीकनेस, रिड्यूस्ड एपेटाइट, सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग, फिर जनाब इसी तरह से एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमारे एडिसन डिजीज के अंदर बहुत कॉमनली होती है। इसी तरह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी अक्सर पेशेंट्स में होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो बॉडी है वहां से वाटर डिप्लीट हो रहा होता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन या इसको एक दूसरा नाम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होता है। इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जस्ट हम खड़े होते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर यानी इस हद तक हमारा प्रॉब्लम होता है कि जस्ट हमारे खड़े होने पे ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम पोस्चुरल यानी पोस्चर से है ना, एक सर्टेन पोस्चर में जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं, सो पोस्चुरल हाइपोटेंशन इसको हम कहते हैं, या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी,
फिर एक और जो कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर होता है एडिसन्स डिजीज में, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, क्या मैकेनिज्म है इसका? बेसिकली जो एक्सेस ACTH प्रोडक्शन है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये वो हार्मोन है जो स्किन की पिगमेंट डेपोजिशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब ये हार्मोन एबनॉर्मली फंक्शन करता है तो जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दैट इज द रीजन कि एडिसन्स डिजीज के पेशेंट्स में हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रीमिया, यानी सॉल्ट क्रेविंग हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर एक बहुत कॉमन मैंने बताया क्लिनिकल फीचर होता है। तो सॉल्ट क्रेविंग इस वजह से होती है कि हाइपोनेट्रीमिया बहुत सीवियर होते हैं, लो सोडियम लेवल्स इन ब्लड। इसी तरह से हाइपरकलीमिया यानी हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम इन ब्लड एंड माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी समटाइम्स होते हैं, हमेशा नहीं होता लेकिन समटाइम्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी, ठीक है। और ये तब होता है जब हमारी किडनीज बॉडी से इनफ एसिड को रिमूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जनाब इसी तरह से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की जो डेफिशिएंसी है दैट कैन एक्चुअली लीड टू हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है जी। फिर हम बात कर लेते हैं एडिसोनियन क्राइसिस की। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्या होती है, एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है, लो शुगर लेवल्स होते हैं, लो ब्लड प्रेशर लेवल्स होते हैं। सो ये सारी कंडीशन होती हैं एडिसोनियन क्राइसिस के अंदर। फिर इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है इसकी, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो फटीग या वेट लॉस है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। सो उसकी बेसिस पे हम ज़ाहिर है इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। सो जब अगर हमारा एडिसोनियन क्राइसिस हम सस्पेक्ट करें तो उसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको केटर करने के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन हाई डोज के अंदर वो दे रहे होते हैं एडिसोनियन क्राइसिस के अंदर। हाइड्रोकोर्टिसोन बेसिकली कोर्टिसोल हार्मोन है, जब हम इसको मेडिकेशन की फॉर्म में देते हैं तो उसका नाम हाइड्रोकोर्टिसोन हो जाता है, ठीक है। तो कोर्टिसोल हार्मोन है बेसिकली। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या क्या कैरी आउट करनी होती हैं, जो कोर्टिसोल रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, बेसिकली दैट इज पल्सेटाइल इन नेचर, पल्सेटाइल यू नो रिलेटेड टू पल्स, ठीक है। और उसकी जो वेरिएशन होती है वो डायurnal होती है। डायurnal का मतलब होता है ड्यूरिंग द डे, ठीक है। सो जो रैंडम मेजरमेंट है सीरम कोर्टिसोल की वो एडिसन्स डिजीज के अंदर कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्टिसोल प्रोडक्शन अर्ली इन द मॉर्निंग वो पीक करती है, ठीक है। तो 9 बजे लेट से अगर आप सीरम कोर्टिसोल कंसंट्रेशन की बात करें तो अ वैल्यू मोर देन 550 नैनोमोल्स पर लीटर जो है वो इसकी डायग्नोसिस से एक्सीड ही करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लेस देन 100 नैनोमोल्स पर लीटर की बात करें तो वो फिर सपोर्ट करती है एड्रिनल इनसफिशिएंसी की डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की पीक टाइम्स डिफरेंट होते हैं, तो उन पीक टाइम्स को जहन में रखते हुए हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट बाकी हार्मोन डेफिशिएंसीज की तरह एक हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट रिक्वायर्ड होता है बेसिकली एडिसन्स डिजीज को कंफर्म करने के लिए। हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट या ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ये डिटरमिन करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड या जो भी ग्लैंड का हम टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है या करेक्ट अमाउंट्स में हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है।
इसको हम कहते हैं हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो अगर तो हमारा कोर्टिसोल लेवल इट फेल्स टू राइज अबव 550 नैनोमोल्स पर लीटर, तो फिर हम कहते हैं कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी। लेकिन टेट्रा कोसेक्टाइड स्टिमुलेशन के बाद ये हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। टेट्रा कोसेक्टाइड स्टिमुलेशन बेसिकली इट्स अ मेडिकल टेस्ट अगेन, जो हम एड्रीनल ग्लैंड की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड किस अमाउंट में हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो ACTH की कंसंट्रेशन हाई है एक ऐसे पेशेंट के अंदर जिसको एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, तो फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अगर हमारे ACTH की कंसंट्रेशन लो या नॉर्मल है तो फिर उसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी यानी किसी और डिजीज की वजह से है, और वो और जो डिजीज है वो नॉर्मली कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है या हाइपोथैलेमस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिर ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट भी हम करते हैं इसके अंदर। पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट अगर आता है तो वो कंफर्म कर देता है ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस को, और अगर हमारा ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर हम कुछ और टेस्ट भी कर सकते हैं। वो और टेस्ट क्या होते हैं जी? उसके अंदर फिर हम ये है कि मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं मेल पेशेंट्स के अंदर, खास तौर पे अगर नेगेटिव आता है ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट तो उसके अंदर फिर हम ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ब्रेन की माइलिन शीट्स होती हैं, प्रोटेक्टिव शीट्स होती हैं, उनको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की जो एक्यूमुलेशन है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की जो बिल्डअप ब्रेन में जब होना स्टार्ट, ठीक है। मैनेजमेंट की जनाब अगर हम बात करें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स चाहिए होते हैं और मिनरलो कोर्टिकॉइड्स चाहिए होते हैं। दो तरह के मेडिकेशंस के ऊपर हम काम करते हैं, एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक मिनरलो कोर्टिकॉइड्स, ठीक है। कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट जो है वो हम टिपिकली अचीव कर सकते हैं अगर हम हाइड्रोकोर्टिसोन लें 10 mg ऑन वेकिंग अप, 5 mg अगर हम मिड डे के ऊपर ले लें और 5 mg अगर हम अर्ली इन द इवनिंग लें, ठीक है। तो फिर हमारा जो नॉर्मल दिन में 2 बार जो नॉर्मल डायurnal रिलीज होता है कोर्टिसोल का, वो तकरीबन उसी पैटर्न के ऊपर हम उसी पैटर्न को तकरीबन हम मिमिक कर रहे होते हैं, यानी हाइड्रोकोर्टिसोल कोर्टिसोन की फॉर्म में हम लेके हमारा जो नेचुरल कोर्टिसोल रिलीज है उसी पैटर्न के ऊपर हम तकरीबन आ रहे होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मिनरलो कोर्टिकॉइड जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन, और उस सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन का नाम होता है फ्लूड्रोकोर्टिसोन। सो फ्लूड्रोकोर्टिसोन यानी वो मेडिकेशन है जिसके अंदर हम सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन दे रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनमें एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, बहुत कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो डोज है हाइड्रोकोर्टिसोन की वो डेफिनेटली हम एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जब हम डोज एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ACTH की मेजरमेंट हमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करती, ठीक है। हमने थायराइड के चैप्टर में डिस्कस किया था कि वहाँ पे जब हम डोज एडजस्ट करते हैं लीवोथायरॉक्सिन की, तो वहाँ पे हम TSH को कंटिन्यूसली हम मॉनिटर और मेजर कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे हम डोज एडजस्ट करते हैं। लेकिन इन दिस केस एडिसन्स डिजीज के केस में ACTH की जो मेजरमेंट है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसकी फिर हम डोज अगर हम ACTH की बेसिस पे नहीं करते तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं? बेसिकली हम ये करते हैं कि सबसे पहले लोएस्ट पॉसिबल डोज के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट करने जाते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन के थ्रू तो उसके अंदर ये है कि एडवर्स मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है बहुत ज़्यादा,
हाइपरटेंशन हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजिशियन जो है आपका वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो लोएस्ट पॉसिबल डोज के ऊपर स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, फिर पेशेंट एजुकेशन भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। पेशेंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस और जो टाइमली मेडिकेशन लेने की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको डेफिनेटली बतानी होती है, सो दैट वो अपनी डोज को मिस ना करें। प्रोग्नोसिस एडिक्वेट, अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट आप करते हैं टाइमली डायग्नोसिस के साथ, खास तौर पे तो एडिसन्स डिजीज के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं दे लीड अ हेल्दी लाइफ। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि समटाइम्स ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन, अगेन इट रियली वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, कि समटाइम्स जो रिस्पॉन्स है बॉडी का मिमिक करने का नेचुरल कोर्टिसोल की प्रोडक्शन को, वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो जाहिर है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो फिर डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। जनरल एडवाइस क्या है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो एडिसन्स डिजीज जिनको हो? एक तो एक ऑब्वियसली उन्होंने ये मेक श्योर करना है कि जो भी उनको प्रेस्क्राइब्ड डोज है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का वो डेली बेसिस पे ले रहे हों। फिर इसके अलावा ये है कि हाँ, फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली होता है कि दे गिव यू मेडिकल ब्रेसलेट एंड स्टेरॉइड कार्ड, वो आपने अपने साथ कैरी करना होता है, सो दैट आपको कहीं पे भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पेशेंट्स को वो इर्द गिर्द के लोगों को पता होता है कि एडिसन्स डिजीज का पेशेंट है, तो दे कैन bring the patient to the appropriate emergency facility accordingly, ठीक है। अच्छा, जब अगर आप अनवेल हैं, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन है, तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड की डोज को डबल कर देना है until your condition improves, ठीक है। फिर इसी तरह से इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स का जो स्टॉक है वो आपने हमेशा अपने पास रखना है, सो दैट अगर आपकी बॉडी कभी ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को एब्जॉर्ब सही से ना कर सके, लेट्स से आपको सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, उस केस में आप इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि आप जब भी अपने फिजिशियन के पास जाएं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, तो आपने उसको लाजमी अपनी एडिसन्स डिजीज का जो हिस्ट्री है वो आपने ज़रूर उसके साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस और वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट, अगर किसी और डिजीज के लिए भी आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा आपके पास स्टेरॉइड्स जो है वो एम्पल होने चाहिए, यानी जितने आपको रिक्वायर्ड है उससे कुछ ज्यादा आपके पास होने चाहिए, सो दैट किसी भी कंडीशन में यू डू नॉट रन आउट ऑफ स्टेरॉइड्स, आपके पास हमेशा वो रहें आपके पास, सो दैट आपकी कंडीशन जो है वो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अगर कोई बेटे क्वेश्चन है तो गो अहेड, वरना फिर हम इसको रैप अप कर देते हैं। आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर फर्दर भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, कॉन सिंड्रोम है, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। आपका क्विज भी है, ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है नेक्स्ट मंडे को क्या क्या टॉपिक उसमें कवर करने हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मंडे को क्विज भी होगा और टिपिकली जो लेक्चर्स के टाइम है उस पे लेक्चर्स भी होगा, ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।